वशात का नाम मड़ादारी चारुकम ब्रेक का जन्म चूँकि ब्रेक सारी महगुमा सीनियर अवालकार रियान दश्ती साहब लाइन सलाम रादारी कने गाइश मगब गोश दाश्ता के तियुगिंग बाहर किस्तना आया चैलेंजानी किस्तना नाहेले आकुमानी सरा लड्डे तो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान है किस्तना मरूची के जेड़ा जंजालानी के आमाचे आइए हम सबक किस्तना नाहेले आकुमा तो मैं इस तरह गबजने गए कि पाकिस्तान बाज़ें चैलेंजानी देम पानी और इसी सबक किस्तना नाहेले रहनुमाओं और किस्तना राशोनाशी का गबजने मैं वो अमरादारी करने गए सीनियर अवालकार GM जमाली पतजियात अस्सलाम वालेकुम GM जमाली साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जमाली साहब। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है जिसकी वजह यही कहा जाता है कि नाहल रहनुमा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, अभी जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक ट्रायल किया गया और एहतसाब अदालत ने नाहल उनको करार दिया है और सज़ा भी दी है। ये यकीनन है कि अभी फ़िलहाल तो वो नाअहल हैं जब तक कि एहतसाब कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट मुअत्तल न कर दे, तो फ़िलहाल तो उन्हें नाअहल ही कहा जाएगा चूँकि अदालत का हुक्म है। जहाँ तक चूँकि ये केसेस के इशूज़ हैं तो ये आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी लीडरों पे इस तरह के कई केसेस पहले भी बनाए जाते रहे हैं, अब भी बन रहे हैं, मुस्तकबिल में भी बनेंगे। बनाने वाले GM जमाली साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो इमेज अब बिगड़ता जा रहा है, कभी कभी उनका पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल होना, खारजा पॉलिसियों का ठीक ना होना, साबका हुकूमतों की कारकर्दगी, डॉलर की कीमत का बढ़ना, मुल्क में अफरा तफरी, सियासतदानों में अदम बर्दाश्त, पेट्रोल की कीमत में उतार चढ़ाव, तो इन तमाम मामलात के पीछे आप समझते हैं कि नाअहल हुक्मरान ही है जो कि सिर्फ वो हुक्मरान नहीं जिन्होंने हुकूमत करते रहे, बाकी ऐसे भी हैं जो कि सियासी तौर पर भी नाअहल है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से ऐसा कोई लीडर नहीं आया जो ये अज़म लेके चले कि जी मुझे पाकिस्तान को बनाना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। हमारे बाद जितने ममालिक आज़ाद हुए या उन्होंने तरक्की का फैसला किया तो आज वो हम सबसे ज़्यादा हैं। इसके मिसाल आपके सामने है कि दुबई को एमिरेट्स फ्लाइट PIA ने सिखाई और आज दुबई दुनिया की नंबर 1 फ्लाइट कहलाती है। आप इसी तरह मलेशिया की मिसाल ले लें, आप इसी तरह टर्की की मिसाल ले लें, इनफैक्ट आप इसी तरह चाइना की मिसाल ले लें कि चाइना की भी तरक्की पाकिस्तान की वजह से हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चाइना को अच्छत किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चाइना में जाके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के उनके साथ एग्रीमेंट्स किए। बदकिस्मती हमारी ये है कि उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर आया ही नहीं है जिसमें ये विल हो कि आप पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो। आप देखें हमारे जितने ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं इन सब की जायदादें, अरबों खरबों की जायदादें आपको कहीं ना कहीं बैरून मुल्क में मिलती हैं। आप इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान से उनको कितनी दिलचस्पी है। वो इक़्तिदार की हवस के लिए तो ज़रूर आते हैं लेकिन पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए इक़्तिदार हासिल नहीं करते हैं। मेरी नज़र में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जिस पर हम कह सकें कि ये पाकिस्तान को तरक्की दिला सकेगा। ये हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमें लीडर पैदा होने नहीं दिए जा रहे, लीडर बनने नहीं दिया जा रहा। जब कुछ लीडर लोग कोशिश करते हैं सियासत में आने की तो पाकिस्तानी सियासत में पैसे की अमल दखल इतनी ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल इतना ज़्यादा है कि वो आम आदमी सियासतदान बन ही नहीं सकता। बनते वही हैं जिनके मौरूसी सियासतें चली आ रही हैं, 2-3 दहाइयों से चली आ रही हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के लीडर, वही उनके फिर बच्चे आते हैं। आप MPA, MNA, सेनेटर के सारे टिकट्स देख लें, सिवाय चंद लोगों के आपको सारे वही चेहरे मिलेंगे जो पिछली हुकूमत में बैठे हुए थे, वही चेहरे मिलेंगे जो पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहे। पार्टियां तब्दील GM जमाली साहब, तो फिर यही चेहरों को लेकर हम फिर दुनिया को फिर दोबारा अपने जो ये मसाइल हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इनका खात्मा फिर कैसे कर सकेंगे? इसका मतलब ये है कि ये तो फिर कम होंगे नहीं अगर यही चेहरे होंगे, यही लोग होंगे और यही नाक़िस तरीके से जो मुल्क की पॉलिसी को लेकर चलेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसी तरीके के जो मामलात हैं आज जो पाकिस्तान को सामना है पूरी दुनिया में तो ऐसे ही होंगे। देखें, मुझे तो इस वक्त
मजीद लग रहा है कि हम पस्तगी की तरफ जा रहे हैं, मजीद खौफ की तरफ जा रहे हैं, मजीद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, मजीद महंगाई की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, चूंकि लीडरशिप है नहीं, कोई ऐसा लीडर नहीं है, लेकिन हमारी आवाम को भी ये सोचना होगा कि उनको भी उठ खड़ा होना होगा अपने हलकों के मसाइल के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपनी गुर्बत को बेहतर करने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी सेहत के लिए। चूंकि इन वडेरों, जागीरदारों, इन जितने मिनिस्टर्स बनते हैं, इनके आप देखेंगे सारे अपने बच्चों को या तो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूलों में, अगर पाकिस्तान में तालीम देते हैं तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं, या फिर अब उनकी तालीम गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में और स्कूल में कराते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम उनसे पूछती नहीं है। यहाँ पर एहतसाब का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो उसको ठीक कर सके, चूंकि एहतसाब करने वाले खुद इन चोरों के साथ मिले हुए होते हैं। और आप देख लें कि नैब में भी जितने केसेस हैं, गरीब गुरबे तो वहाँ पे भटक रहे हैं, रुल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो इतने ताकतवर लोग हैं उनके केस सालों चलाए जाते हैं, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर्स होते हैं वो सब उनसे मिले हुए होते हैं, क्योंकि पैसे में ताकत है, वो उनको खरीद लेते हैं और उनके केस डिले करते रहते हैं। हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए होगा जो इन तमाम चीज़ों से हटकर हो, इन सियासतदानों से हटकर हो। तो ऐसा निज़ाम जीएम जमाली साहब, बिल्कुल ऐसा निज़ाम चाहिए होगा, तो ऐसा निज़ाम आएगा कैसे? आज हम देखते हैं कि जो मुआशी इस्तेसाल के हम शिकार हो चुके हैं। आज मईशत मुस्तहकम होने के बजाय मईशत बिल्कुल डाउन चली गई है। डॉलर 128 रुपये 128 रुपये तक पहुंच चुका है। और दूसरी बात यह कि रुपए की कदर में कमी हो गई और आज हम 8000 अरब रुपए मकरूज हो गए। इन बड़े इन चैलेंजों से कैसे निपटा जाएगा? देखें, इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है। अगर अवाम अपने हक का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये जो एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि ये बार बार लोगों को डिस्टर्ब कर देती है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो सही है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जब ये सिस्टम चलता रहेगा तो उसमें बेहतरी खुद ब खुद आती है, क्योंकि नए लीडर इसी तरह पैदा होंगे, नए लोग इसी तरह पैदा होंगे। अगर नवाज शरीफ को आज से 1.5 साल पहले डिस्टर्ब ना किया जाता तो इस बार इलेक्शन में अवाम उससे वोट के जरिए जरूर पूछता। लेकिन मुसीबत यह है कि हुकूमत के 2, 2.5 साल, 3 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है, फिर वो मजलूमियत का रोना रोते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जेलों की थोड़ी शक्ल देखते हैं और फिर अवाम हमारा बैग जाता है। और वो एक, चूंकि हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम ख्याली दुनियाओं में रहती है और वो एक उम्मीद पे कायम रहते हैं कि जी अब ये आएगा तो कुछ कर लेगा। अगर हम उनको मजलूमियत का मौका ना दें और उन्हें फ्री हैंड दें, वो अच्छा करें, बुरा करें, जो भी अवाम ने उनको मैंडेट दिया है उसको तस्लीम करें और उनकी हुकूमत को पूरा होना दें, तो ये पाकिस्तानी मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हम उनको वक्त पूरा नहीं होने देते, जिसकी वजह से उनकी करप्शन तो एक तरफ दब जाती है और मजलूमियत, आजकल आप देखें कि नवाज शरीफ की करप्शन से ज्यादा उनकी मजलूमियत की बात ज्यादा की जा रही है कि उनको बंद कर दिया, उनकी बेटी को बंद कर दिया। वो ये भूल गए कि बेनजीर भुट्टो को भी बंद कर दिया गया था। आसिफ जरदारी 10-11 साल जेल में रहे। लेकिन चूंकि हमारी ये बदकिस्मती और हमारी कौम में एक चूंकि ऐसा महसूस हो जाता है मजलूमियत का कि वो उनकी करप्शन भूल जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर हलकों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते जो भी हुकूमत आती है उसका टेन्योर पूरा होने दिया करें। उसके बाद वोट की ताकत से अवाम जब खुद महसूस करेगी कि उनके साथ उनके हल्के के MPA, MNA, मिनिस्टर ने ज्यादती की है, तो फिर अवाम खुद उसको वोट नहीं देगी, क्योंकि उसके पास मजलूमियत का कोई रोना नहीं होगा। अब हमारी बदकिस्मती है कि जब 2-2, 3-3 साल में इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वो मजलूम बनकर दोबारा लीडर बन जाते हैं, फिर उनको मजीद वोट मिलते हैं और फिर वो मजीद हुक्मरानी में आते हैं और मजीद लूटमार करते हैं। उसके बाद बिल्कुल जीएम जमाली साहब, एक और चीज़ भी हम महसूस करते हैं, बल्कि महसूस क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश हो तो ख़ास तौर पर हमारे हमसाए मुल्क, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात करूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उस दहशतगर्दी के भी ताने बाने पाकिस्तान में ही वो तलाश करते रहते हैं और इस हवाले से भी पाकिस्तान को शक्की निगाह से देखते हैं और दुनिया के सामने भी पाकिस्तान को उस हवाले से पाकिस्तान इमेज गिराते रहते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक सुपर पावर ताकत, जिस तरह एटमी ताकत बनकर उभरा है, इसी तरह मुआशी ताकत बनकर भी उभरे। तो उसकी पूरी कोशिश है, न सिर्फ इंडिया की बल्कि उसके पीछे जो और ताकतें हैं, इसराइल है,
وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو، اس کے پیچھے امریکہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو، کیونکہ اگر یہ واحد دنیا کی مسلم کنٹری ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس اپنے میزائلز ہیں، جو خود ان چیزوں کو بنانے میں مہارت رکھتا ہے، پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے ان تمام وہ تو ممالک اس چیز کا کے ہاتھ بھی ہے۔ پیچھے ہے کہ یہ چیزیں ہیں، پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تاکہ وہ امریکہ کو بھی اس کا اکسا رہا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھی اکسا رہا ہے کہ اس سے یہ چیزیں چھین لی جائیں۔ جی بالکل، اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں دہشت گرد ثابت کرے، اور تاکہ دنیا میں ہم پر سینکشنز لگ جائیں اور ہم انتشار کا شکار ہو جائیں، ہماری معیشت تباہ برباد ہو جائے۔ اس میں انڈیا اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کے بھرپور اپنی کوششیں کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ اب اسی کا ہم رونا روتے ہیں کہ اب یہ ہماری لیڈرشپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ان سازشوں کو ناکام بنائے، اس کا مقابلہ کرے۔ جی ایم جمالی صاحب، گرین لسٹ سے تو یہ اب جو ہے نا پاکستان گرے لسٹ میں تو شامل ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان اس دورہ پہ کھڑا ہے؟ جی بالکل، ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا مختلف ممالک کے انڈیا اپنے وسائل دنیا کے ان ممالک میں زیادہ استعمال کرتا ہے جن کا دنیا کے اقوام متحدہ سمیت اور یورپی یونین کے جو معاملات ہیں ان میں اثر رسوخ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر انٹیلیجنٹ لوگ بھی بھرتی کرتا ہے، وہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری دیکھیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آج ہمارے امریکہ سے کیا ریلیشن ہے؟ اسی طرح برطانیہ ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج برطانیہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے ریلیشن نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ سعودی عرب اور دبئی کی بھی میں آپ کو مثال دوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور سعودی عرب اور دبئی میں بھی مودی کو زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان کے پیچھے ہماری خارجہ پالیسی ہے جو نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو اپنی نااہلی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، ان کے پیچھے بالکل نائل حکمرانوں کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ نائل حکمران ٹھیک ہو جائیں تو ملک جو ہے نا وہ ترقی کرنے بلکہ ترقی کے سفر میں گامزن ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی ایم جمالی صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل رہے۔ میں کو امراداری کا نگاہ جی ایم جمالیش مگب گوش داشتن کہ مروچی اگر پاکستان بازیں چیلنجانی دیم پانی گڑا آئیے مستر سبب پاکستان نزور خارجہ پالیسی ہمسائے ملکان کو جوانے سیادی نبو کے سبب ہیں، اور ایوان انتخاب نشتگیں کہ حکمرانی کنگیں آئینہ کسنا آکومی کنگے کسنا وڑو ڈول صحیح سے نہیں تھے مروچی کسنا ڈالر قیمت کسنا سک بعض ایشیا چاہ ہم پاکستان کسنا آئی وامانی کسنا بار گیش بوتا، اور ہمسائے ملکان کو تعلقات شرن ہے چونکہ ایران افغانستان و ہندوستان اے ہم کسنا کجام ہم معاملہ بھی پاکستان آ رہا ایر جنگے کسنا جو دو کوشش ہے، اور ملک تہا ہوتی جندے تاہم کسنا افراتفری ایک نگیگی شنگے انوگی کسنا بمترا کا ہم ملک کسنا کم کے معاملات نزور کتگاں، اور درسا چا مستر مسئلہ پاکستان ہے معاشی نظام ہم کسنا مستحکم نہیں۔ تو یہ حوالے سے اگر پاکستان معاشی نظام مستحکم بھی اور درو آکمران کسنا راستے اور حقیقی پاکستان دیمروی اور ترقی واسطہ پگر وکرا گوڑا پاکستان باندھا کسنا دیمروی کت کے ملکانی لڑا آوار بھی گومیدان کا منبیدت رضا اللہ